अपॉर्चुनिटी है, आइए दुनिया में जाके बताते हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है ना, वो हमारे रगों में लोकतंत्र बहता है। भारत जो है वो ऐसा लोकतांत्रिक देश है। और एक तरफ राहुल गांधी विदेश जाते हैं, सब खत्म हो गया जी, हमारे यहां कुछ नहीं बचा, हमारे यहां तो जुडिशरी भाई खत्म मामला है, हमारे यहां कुछ नहीं है, ऐसा वाला हिसाब पैदा कर देते हैं। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर है। आज उन्होंने घाना की संसद को संबोधित किया। अब वो त्रिनिदाद और नामीबिया में भी संसद को संबोधित करेंगे। संसद को संबोधित करने के मामले में भी पीएम मोदी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सबसे आगे हैं। पीएम मोदी अभी तक 15 बार विदेशी संसद को संबोधित कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर मनमोहन सिंह हैं जो 7 बार विदेशी संसद में भाषण दे चुके हैं। तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी हैं जो 4 बार ऐसा कर चुकी हैं। और चौथे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्हें यह सम्मान 3 बार हासिल हुआ। यानी इस मामले में भी पीएम मोदी की टक्कर में कोई नहीं। यह सम्मान पीएम मोदी का ही नहीं, भारत का भी सम्मान है। और घाना में तो भारत के लिए जबरदस्त क्रेज दिखा। जब पीएम मोदी घाना की संसद को संबोधित कर रहे थे तो वहां 2 सांसद भारतीय परिधान में दिख गए। पीएम मोदी के भाषण के बाद वहां स्पीकर ने जब संसद को संचालित किया तो वहां सांसद भारत विजिट की मांग करने लगे और स्पीकर ने उन्हें भरोसा दिया कि वो इसकी इजाजत देंगे। घाना के एक सांसद पगड़ी पहनकर आ गए थे, ये देखिए दूल्हा टाइप तैयार होकर आ गए भाई। एक सांसद जो है वो दुल्हन टाइप तैयार होकर आ गई। इनकी सांसद साहब की पगड़ी अलग ही चमक रही। इसके अलावा एक महिला सांसद भारतीय परिधान में साड़ी में आ गई। अब देखिए घाना की संसद में क्या मजेदार बातचीत हुई और कैसे पीएम मोदी भी इस बातचीत को सुनकर उसका आनंद ले रहे थे। I recognize that the honorable member is itching to visit India. Time is not on our side, but my attention has been drawn outdooring herself straight in front of us. So I thank honorable members for that. The love for the country of India, its people and its culture. ये तस्वीरें बताती हैं कि घाना और भारत में कैसा गहरा सांस्कृतिक कनेक्शन है। और सोचिए उसके बाद भी इस देश में 30 साल से कोई नहीं गया था भारतीय प्रधानमंत्री। घाना में तो सनातन की मजबूत जड़ें भी हैं। घाना में पीएम मोदी का स्वागत एकदम सनातनी अंदाज में किया गया। माथे पर तिलक, चंदन, गले में कंठी माला, धोती कुर्ता वाला भारतीय पहनावा। पीएम मोदी के स्वागत में घाना के बच्चे एकदम सनातनी रंग में रंगे हुए थे। इस वीडियो में घाना के बच्चे पीएम मोदी के स्वागत में श्लोक सुना रहे थे। सुनिए आप भी जरा। ये तस्वीरें तो घाना की हैं, लेकिन दूसरे अफ्रीकी देशों में भी अब सनातन की गूंज है। अफ्रीकी देश कीनिया का ये वीडियो देखिए। सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा गाती टोलियां मिल जाएंगी, झूमते गाते लोग मिल जाएंगे। केनिया का ही एक और वीडियो देखिए। राजधानी नैरोबी में पार्क में बैठकी लगाकर भजन गाए जा रहे हैं। पार्क में आए लोग भी उसमें शरीक हो रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। अफ्रीकी देश तंजानिया की तस्वीर देखिए जो आपको अपने घर के आसपास के मंदिर का एहसास करा देगी। इस वीडियो में तंजानिया के अफ्रीका हिंदू कम्युनिटी के लोग शिव मंदिर बनाकर वहां पूजा कर रहे हैं। छोटे छोटे अफ्रीकी बच्चे आरती करते दिख रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के डरबन का ये एक वीडियो बताया जा रहा है, ये वाला। यहां हवन चल रहा है। इस आयोजन में कितनी तादाद में लोग जुटे हैं आप देखिए। अभी तक अमेरिका और यूरोप के देशों से आई ऐसी तस्वीरें ही सबका ध्यान खींचती थी, लेकिन अफ्रीकी देशों में भी हिंदू धर्म के प्रति क्रेज बढ़ रहा है, जो भारतीय संस्कृति और सनातन की सॉफ्ट पावर है। सबसे कमाल की बात है कि यहां सनातन की बात कर लीजिए, भारत में हिंदू धर्म की बात कर लीजिए तो आप कम्युनल करार दिए जाने लगते हैं और दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। घाना में सनातन का डंका तो बज ही रहा है। इसके अलावा वहां पीएम मोदी ने जो किया उससे चीन परेशान हो गया। भारत ने जो डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उसकी चर्चा अब घाना तक हो रही है, यूपीआई की। जल्दी ही भारत की टेक्नोलॉजी का फायदा घाना को भी मिलेगा। घाना में भी भारत यूपीआई को पुश कर रहा है। भारत डिजिटल पेमेंट में के क्षेत्र में घाना के साथ टेक्नोलॉजी साझा करेगा। अभी 7 देशों में भारत का यूपीआई चल रहा है। यह वही डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे लेकर भारत में पीएम मोदी का यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि गांव मोहल्ले में ठेले वाले डिजिटल पेमेंट करेंगे जी। इसके अलावा भारत और घाना के बीच कई अहम समझौते भी हुए। इसमें सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान पर समझौता हुआ, ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में ट्रेनिंग और रिसर्च पर समझौता हुआ। इसके अलावा घाना से क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और एनर्जी
इन सब पर समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने बताया कि घाना में क्रिटिकल मिनरल्स की इस पर बात हुई है और क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग के लिए भारतीय कंपनियां सहयोग करेंगी। अभी नई टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन का वर्चस्व है। साथ ही भारत घाना को वैक्सीन हब बनाने में मदद करेगा। 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर जोर दिया गया है। यानी जो चीन सोच रहा था कि अरे हम रेयर अर्थ पकड़ के बैठे रहेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स किसी को नहीं देंगे, वहां काम शुरू हो गया बॉस, कि कैसे खेला करना है। आप यह भी समझिए कि रणनीति के तौर पर घाना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफ्रीका में चीन भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने में लगा है। भारत चीन को टक्कर देते हुए अफ्रीकी देशों को कर्ज देने के मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत अफ्रीका के लिए एक प्रमुख डिफेंस सप्लायर देश के रूप में भी उभर रहा है। अफ्रीकी संघ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2030 तक अफ्रीका देशों तक निर्यात को दोगुना करने का टारगेट भी है। इधर पीएम मोदी अपनी कूटनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उधर भारत की बढ़ती ताकत चीन को चुभने लगी। चीन ने पहले रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर रोक लगाकर भारत की ग्रोथ को झटका देने का प्रयास किया। अब चीन की नई साजिश सामने आई है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब ना बने, मेक इन इंडिया मुहिम कामयाब ना हो जाए और ज्यादा, इसके लिए चीन ने पूरी ताकत झोंक दी। खबर है कि चीन ने भारत में काम कर रहे सैकड़ों चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को वापस चीन बुला लिया है। ये सारे चाइनीज इंजीनियर और टेक्नीशियन भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के लिए काम कर रहे थे। इससे आईफोन के प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ेगा। चीन की इस हरकत का मकसद साफ है कि वो भारत की फैक्ट्री में प्रोडक्शन की रफ्तार रोककर दुनिया की नजर में यह साबित करना चाहता है कि सप्लाई चेन के मामले में भारत भरोसेमंद पार्टनर नहीं। फॉक्सकॉन से 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स लौट चुके हैं। सिर्फ मैन पावर ही नहीं, चीन ने ऐसे मशीनों की सप्लाई में भी देरी करना शुरू कर दिया है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। दरअसल अभी भी भारत के कई उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली भारी और मॉडर्न मशीनरी चीन से आती है और चीन अड़ंगा लगाता है तो हिंदुस्तानी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन पर सीधा इंपैक्ट पड़ सकता है। चीन तेजी से बढ़ते भारत की टांग खींचने में लगा हुआ है, लेकिन भारत ने भी चीन पर ऐसा पलटवार किया कि चीन तड़प उठेगा। अगले दलाई लामा को चुने जाने के मुद्दे पर भारत ने साफ कह दिया कि जो स्थापित व्यवस्था है उसी के मुताबिक उत्तराधिकारी चुना जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा कि तिब्बती बौद्ध धर्म के लीडर को ही उत्तराधिकारी चुनने का हक है, इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं। कल ही तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहा था कि अगले दलाई लामा को चुने जाने में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। यह बात चीन को मंजूर नहीं है। चीन चाहता कि अगला दलाई लामा वही बनाए और चीन इसे इजाजत दे, लेकिन भारत ने भी क्लियर कर दिया कि तुम चीन बैठो साइड में, दलाई लामा जो कह रहे हैं उसको सुनो। मोदी के विदेश दौरे के बीच चीन साजिशें करने में जुटा है तो उधर खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान इधर उधर दौड़ा भागा घूम रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अजरबैजान पहुंच गए। अजरबैजान वो देश है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता है। पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की की तिकड़ी बनी हुई है जो भारत के खिलाफ चालें चलती है। पाकिस्तान की वायुसेना का चीफ अमेरिका गया हुआ है। पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के अमेरिका दौरे के बाद फिर से पाकिस्तान का कोई आर्मी अफसर अमेरिका गया है। पाकिस्तान में यह भगदड़ इसलिए मची है कि एक तो भारत उसे हर जगह मार रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में उसके पाले आतंकियों में ही कुछ आतंकी खुद पाकिस्तान की कब्र खोदने में जुट गए। पाकिस्तान में आए दिन बम फट रहे हैं। कल ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में एक बम धमाके में 4 सरकारी कर्मचारी मारे गए। इससे पहले पाकिस्तान के वजीरिस्तान में कार बम धमाका हुआ था, इसमें 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 2 दिन पहले पाकिस्तान के क्वेटा में भी बम धमाका हुआ, पुलिस थाने में हमला हुआ, बैंक में आग लगा दी गई। पिछले महीने जून में ही पाकिस्तान में 78 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान के पाले आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान में यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान सालों से जो आतंकवाद पाल रहा है वही आतंकवाद अब उसे बर्बाद करने में जुटा है। अपनी इस बर्बादी को देखकर भी पाकिस्तान हालांकि सुधर नहीं रहा। वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे उन आतंकियों को पाल रहा है जो आतंकवादी भारत को जख्म देने के लिए पाकिस्तान ने बनाए। ऑपरेशन सिंदूर में तो हाफिज सईद और मसूद अजहर के रिश्तेदार निपट गए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट शुरू होगा तो हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी ठोकने का नंबर आ जाएगा। फिर से भारत की मार खाने का डर तो पाकिस्तान के अंदर है ही, क्योंकि आप देखिए कि जो बिलावल भुट्टो कल तक पानी पर खून बहाने की धमकी दे रहा था, वो बिलावल भुट्टो अब दोस्ती करने की बातें कर रहा है। यही बिलावल भुट्टो याद है ना, कैसे कहता था कि खून बहेगा, ये होगा, वो होगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं। शांति चाहते हो तो इसीलिए इसको बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का पप्पू कर, और हमारे यहां ओवैसी इसको तगड़े से रगड़ चुके हैं। शशीर थरूर ने भी इसकी क्लास लगाई थी, लेकिन पाकिस्तान को बेइज्जती की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अब उसे बेइज्जती का एहसास ही नहीं होता। वो सुन्न पड़ चुका है। कोई थप्पड़ भी मार के जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता, उसको लगता है ये तो नॉर्मल है, बेइज्जत होना कौन सी बड़ी बात। खैर,
वर्ल्ड डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है वो आपको बताया। अब आपको बताता हूं भारत की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। कोप भवन से बाहर आए केजरीवाल, मोदी को छोड़कर सीधे राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव के नए घर में ऐसा क्या है जो 2027 में योगी का गेम बिगाड़ देगा? यादव कथावाचकों के मुद्दे पर हंगामा मचाते अखिलेश यादव ने अपने घर की पूजा किससे कराई? मराठी ना बोलने वालों को पीटते राज ठाकरे के लोगों का नवभारत पर मराठी टेस्ट हुआ तो क्या रिजल्ट आया? अब ये पूरी पॉलिटिक्स समझाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं और यहां भारत में 4 राज्यों में भयंकर पॉलिटिकल घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी को रोकने के लिए बने इंडी गठबंधन के तार अब खुलते जा रहे हैं। अब तो ऐसा माहौल हो गया है कि इंडी वाले एक दूसरे के खिलाफ खुल के तलवारें भांज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस तो कहीं पीछे छूटी हुई है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल को साधने के लिए अपना नया आशियाना यहां तक बना लिया। पीडीए के सहारे अखिलेश 27 के सपने बुन रहे हैं। वहीं दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल अब कोप भवन से निकलकर बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो कांग्रेस को ऐसा झटका दिया कि राहुल गांधी के पसीने छूट गए होंगे। केजरीवाल गुजरात चुनाव की तैयारी करने में लग गए जो कांग्रेस के होश उड़ा देगी। केजरीवाल बिहार में एंट्री करने की बातें कर रहे हैं। बिहार में तो वोटों के लिए भयंकर मारामारी ऑलरेडी मची हुई है। चुनाव आयोग पर तेजस्वी से लेकर कांग्रेस और ओवैसी निशाना साध रहे हैं। चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उससे विपक्षी दल सन्नाटे में है। इसी तरह से महाराष्ट्र में हाशिए पर आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक होने जा रहे हैं। सोचिए राजनीति में क्या ना हो जाए। बीएमसी चुनाव में कहीं पार्टी का डब्बा ना गोल हो जाए, इसलिए राज और उद्धव मराठी कार्ड खेल रहे हैं। राज ठाकरे के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, मराठी भाषा के नाम पर खुल के मनमानी कर रहे हैं, पीट दे रहे हैं किसी को भी। लेकिन नव भारत पर जब हमने उनके लोगों से मराठी भाषा पर कुछ सवाल पूछे तो उनका जो ये